2.1 व्हाट इज अ सेल। 2.1 में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये सेल क्या है, कोशिका क्या है। ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी सजीव हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ये सभी किससे बने हुए बेटा, ये सभी कोशिका से बने होते हैं। यू माइट वंडर व्हाट सेल्स एक्चुअली लुक लाइक। आप क्या हो जाओगे, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे ये देखकर कि एक्चुअल में ये कोशिकाएं कैसी दिखती हैं। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। तो चलिए एक थोड़ा सा नज़दीक से देखते हैं कि किस तरीके से माइक्रोस्कोप में आपकी जो सेल है उसका स्ट्रक्चर नजर आता है। एक्टिविटी 2.2 लेट अस स्टडी अ सेल। क्या करें बेटा, चलिए देखते हैं कि कोशिका किस तरीके से दिखाई देती है। और ये आपको करना कैसे, ये आपको अपने टीचर्स के साथ ही करना, ठीक है। टीचर्स आपको ये चीज़, ये एक्टिविटी कराएंगे। टेक एन ऑनियन बल्ब फ्रॉम योर किचन और गार्डन एंड वॉश इट थॉरोली विद वाटर। बेटा आपको क्या करना है, आपको ऑनियन लेना है, ठीक है। अनियन प्याज सभी को पता होगा, नॉर्मल सी बात है। अपनी किचन से या अपने गार्डन से लेना और उसको क्या कर लेना बेटा, वॉश कर लेना है। कट द अनियन बल्ब वर्टिकली इनटू पीसेस। अब उनको क्या कर देना है, देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ना, इस तरीके से पीसेस में उनको कट कर देना है। टेक वन पीस ऑफ अनियन एंड पुल आउट द थिन ट्रांसपेरेंट लेयर फ्रॉम इट्स इनर सरफेस विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स। दिस लेयर इज कॉल्ड द अनियन पील। बेटा आपको क्या करना है, फोर्सेप्स होते हैं कुछ इस तरीके से, चिमटी टाइप होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको मिलेगा। जनरली अगर आपने देखा हो कि मम्मियाँ भी यूज़ करती हैं, जिसको आईब्रो पिन टाइप बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का एक फोर्सेप होता है कि क्लिप टाइप होती है, जिससे आपको क्या करना है, जब बेटा आप अनियन को काटते हैं ना, तो आप देखते हैं कि हर एक लेयर के बीच में एक ट्रांसपेरेंट जैसी कोई लेयर होती है ना। तो वो ट्रांसपेरेंट लेयर आपको निकालनी है विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप। और इस ट्रांसपेरेंट लेयर को क्या बोला जाता है बेटा, इसको बोला जाता है अनियन पील, ठीक है। अब क्या करना है, place the peel in a petri dish containing a few drop of safranin red colored stain for 30 seconds। अब क्या करना है बेटा, आपको इस पिल को एक डिश में, पेट्री डिश है बेटा, ये इस तरीके का लैब के अंदर आपकी टीचर्स आप लोगों को दिखाएंगी। इसके अंदर आपको इसको रखना है, पील को रखना है, और इसके ऊपर कुछ ड्रॉप डालनी है बेटा, किसकी, सैफरनिन की। एक तरीके का केमिकल है जो किस कलर का होता है बेटा, आपको ये ध्यान रखना है, ये रेड कलर का होता है। और कितनी देर के लिए रखना है इसको, 30 सेकेंड्स के लिए। ये क्या करेगा, दिस विल गिव अ पिंकिश कलर टू द सेल्स एंड हेल्प अस टू सी दैम क्लियरली। बेटा देखो, जनरली अगर आप किसी वाइट चीज को देखोगे ना, तो आप कैटेगराइज नहीं कर पाओगे, है ना। तो उसके अंदर क्या संरचना बन रही है, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको क्लेरिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एक पिंकिश कलर देते हैं। और किसकी मदद से देते हैं बेटा, सैफरनिन की मदद से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये पिंकिश कलर देगा उस सेल्स को, और जिनकी वजह से हम उनको आराम से देख पाएंगे। With the help of thin brush, transfer the onion peel to another petri dish containing water to rinse the peel and remove extra stain। अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, एक पतले से ब्रश की मदद से आपको उस अनियन पिल को आराम से उठाना है और ट्रांसफर कर देना है दूसरे एक पेट्री डिश के अंदर, जिसमें आपका क्या होगा बेटा, पानी होगा। इससे क्या होगा कि जो भी आपका एक्स्ट्रा सैफरनिन होगा वो उस पील में से निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Now carefully place the stained onion peel on the glass slide using a thin brush, ensuring it does not break or fold। अब बेटा आपको बहुत ध्यान से क्या करना है, आपको जो वो अनियन पील है ना स्टेन वाला, उसको एक ग्लास स्लाइड पर रखना है। इधर बेटा आप पिक्चर के अंदर ध्यान से देखते जाएंगे, उसको आपको ग्लास स्लाइड पर रखना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि वो कहीं से टूटे ना, और ना ही वो एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो, मतलब आपको सिंगल अच्छे से उसको उस पर फैला देना है। Put a drop of glycerin over the onion peel on the slide। अब क्या करना है, आपको एक ड्रॉप डालनी है ग्लिसरीन की, ठीक है। अब ये ग्लिसरीन क्या करेगा, द ग्लिसरीन विल प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द सेल्स एंड इम्प्रूव क्लैरिटी फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ द सेल्स। ग्लिसरीन क्या करता है बेटा, ये एक तो सेल्स को सूखने नहीं देगा, और आपको देखने में एक बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी देगा, मतलब आपको बहुत अच्छे से जो आप देख रहे हैं ना, जो आप उसकी माइक्रोस्कोपिक व्यू लेंगे, आपको बहुत क्लियरली आपको नजर आने लगेगा। अब उसके बाद क्या करना है, स्लोली प्लेस अ कवर स्लिप ओवर द पील यूजिंग अ निडल सच दैट नो एयर बबल्स गेट ट्रैप्ड। बेटा देखो, जनरली जब आप लोग ये एक्सपेरिमेंट अपने लैब के अंदर करेंगे ना, या जब आपकी टीचर कराएंगी ना, तो क्या होता है कि जब आप लोग इस ग्लास स्लाइड के ऊपर एक कवर स्लिप लगाते हैं, ठीक है, ताकि जो आपका जो भी आप जिस भी चीज़ की आप स्लाइड देख रहे हैं वो प्रॉपरली कवर हो, हिले डुले ना, ठीक है।
लेकिन हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी हम लोग ये कवर स्लिप लगाते हैं ना, तो ऐसे नहीं कि आपने एकदम ऊपर से ऐसे कवर स्लिप छोड़ दी, नहीं। इससे क्या होगा, इससे आपके जो आपने ये ग्लिसरीन वगैरह डाला है ना बेटा, इसके अंदर बबल्स क्रिएट हो जाएंगे, और जैसे ही बबल्स आ जाएंगे तो आपको अच्छी एक इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, आपकी अच्छी स्लाइड नहीं बनेगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से एक निडल की हेल्प से धीरे धीरे कवर स्लिप को नीचे की तरफ डाउन करना है, ताकि उसमें कोई भी बबल ना बने। इज इट ओके स्टूडेंट्स? तो आगे बढ़ते हैं। यूज ब्लॉटिंग पेपर टू जेंटल वाइप ऑफ एनी एक्स्ट्रा ग्लिसरीन अराउंड द एजेस ऑफ द कवर स्लिप। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने ग्लिसरीन डाला है, छोटी सी कवर स्लिप है ना, तो यहाँ आसपास कहीं साइड साइड में आपका क्या होगा, ग्लिसरीन वगैरह बाहर निकलेगा, तो आपको एक ब्लॉटिंग पेपर की हेल्प से उस सबको साफ कर देना है। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप। A simple foldable paper microscope will suffice. Compare it with figure 2.3c. अब क्या करना है बेटा, आपको एक माइक्रोस्कोप आपकी टीचर आपको प्रोवाइड कराएंगी, ठीक है, उसके अंदर आपको ध्यान से उसे देखना है और फिर उसको कंपेयर करना है, जो ये वाली फिगर दी हुई है ना, इसके साथ आपको उसको कंपेयर करना है। What similarities do you find in figure 2.3c and figure 2.3d? एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे आपको दो तरीके से फिगर दी हुई है, एक तो आपको ये वाली दी गई बेटा और एक आपको ये दी गई है। आपसे पूछ रहा है कि आपको इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज दिख रही हैं, क्या दिख रहा है तुमको, एक जैसा क्या लग रहा है? यू विल ऑब्जर्व नियरली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स अंडर द माइक्रोस्कोप। क्या आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है जैसे इस तरीके से लाइनें हैं और बीच में क्या बन रहे हैं, कुछ रेक्टेंगुलर स्लोप, ये रेक्टेंगुलर ये बन रहे हैं आपके ना, ऐसा लग रहा है ना? दोनों फिगर में यही लग रहा है, दोनों स्लाइड्स में यही लग रहा है, ठीक है। क्या है ये देखते हैं। These are the cells of the onion peel, which are closely arranged without any space between them. ये क्या है बेटा, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, इस तरीके से एक दूसरे के साथ जो ये अटैच आपको नजर आ रहे हैं ना, ये क्या है बेटा, ये अनियन पील की सेल्स हैं, जो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से सटीक हो के अरेंज हुई हुई है, ठीक है। ट्राई टू ऑब्जर्व द पील्स ऑफ द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। इसी तरीके से आपको क्या करना है, आप ऑब्जर्व करो, किसको, पत्तियों में, है ना, अलग अलग पेड़ों की पत्तियों में आपको क्या करना है, इसी तरीके से ऑब्जर्व करना है। यू विल फाइंड दैट ऑल प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल। आपको पता चलेगा, आपको दिखाई देगा कि सारे प्लांट्स किससे बने हुए बेटा, सेल से बने हुए। व्हाट डू यू थिंक द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज मेड ऑफ? क्या लगता है आपको कि एनिमल की बॉडी किससे बनी होगी? अब जरा बेटा यहाँ ध्यान से देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे मानो जब हमारे जो घर बनते हैं ना बेटा, तो जनरली कैसे बन जाते हैं, क्या ऐसे ही कोई दीवार खड़ी हो जाती है? नहीं, क्या होता है, छोटी छोटी एक एक ईंट मिलकर जब उनको हम एक दूसरे के साथ ऐसे अरेंज करते हैं ना, इस तरीके से आपका एक दीवार खड़ी होती है, फिर एक दीवार से आपका बेटा क्या खड़ा हो जाता है, ऐसे आपका पूरा एक घर खड़ा हो जाता है ना, या एक घर पूरा बन जाता है ना। तो जनरली यहाँ पर क्या हुआ, इसी तरीके से अगर तुम देखोगे तो यही इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, ये जो सेल्स हैं ये अरेंज है ना, और एक पूरा शायद कहीं ना कहीं कोई एक बड़ा क्या बना रही होंगी, कोई एक बहुत बड़ी ऑर्गन बना रही होंगी, या कोई बॉडी बना रही होंगी, है ना, या कोई बड़ा स्ट्रक्चर बना रही होंगी। तो ये जो बेटा जिस तरीके से ये एक दीवार की जो बेसिक यूनिट है ना, उसको आप किसको मानते हो, ब्रिक्स को, ईंटों को मानते हैं, है ना। इसी तरीके से बेटा बॉडी की जो बेसिक यूनिट है वो किसे मानते हैं बेटा, वो हम मानते हैं सेल को, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2.3 लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। रिंस योर माउथ विथ क्लीन वाटर। साफ पानी से आपको कुल्ला करना है। यूज द ब्लंट एंड ऑफ अ क्लीन टूथपिक। एक साफ टूथपिक की ब्लंट एंड लेनी है बेटा। आपके घरों में चाकू होगा, सभी के घरों में, है ना, जो इस तरीके का तुम्हारे घरों में नाइफ होता है ना, तो जो ये शार्प एज होती है ना, जहाँ से आप चीज़ों को कट करते हो, ये होता है बेटा शार्प एंड, ठीक है। ये तो होता है आपका शार्प एंड, बहुत नुकीला, तेज तरार। और जो इसके अपोजिट होता है ना बेटा, वो होता है आपका ब्लंट, ठीक है, थोड़ा मोटा। एंड जेंटली स्क्रैप द इनसाइड ऑफ योर चीक। आपको क्या करना है, अपने गाल के अंदर आपको थोड़ा सा स्क्रैप करना है, थोड़ा सा खुरचना है, ठीक है। Place the scraped material in a drop of water on a clean glass slide and spread it evenly. अब क्या करना है आपको, जो आपने खुरेच कर जो मटेरियल निकाला है ना, एक पतली सी लेयर जैसा जो आप लोग निकालेंगे, उसको आपको ग्लास की स्लाइड पर आराम से रखना है। उसके ऊपर एक ड्रॉप पानी डालना है और अच्छे से फैला देना है।
Add a drop of methylene blue, a blue colored stain over the material on slide. अब उसके ऊपर क्या करना बेटा आपको, एक ड्रॉप मिथाइलिन ब्लू कलर का एक स्टेन होता है, ठीक है, मिथाइलिन, इसको आपको स्लाइड के ऊपर डालना है. एडिंग स्टेन इम्प्रूव्स द विजिबिलिटी ऑफ द मटेरियल अंडर द माइक्रोस्कोप बाय इंक्रीजिंग कंट्रास्ट. ये स्टेन हम क्यों डाल रहे हैं? जनरली स्टेन से क्या होता है बेटा, आपको जो माइक्रोस्कोप के अंदर किस तरीके का पैटर्न बन रहा है वो आसानी से देखने में हेल्प करेगा, ये जो कंट्रास्ट देगा आपके स्लाइड को. आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट बाद, एड ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ओवर द मटेरियल ऑन द स्लाइड टू प्रिवेंट द सेल्स फ्रॉम ड्राइंग. अब बेटा 1 मिनट बाद क्या करना है आपको, एक ड्रॉप ग्लिसरीन की डालनी है, जिससे कि जो आपके उस मटेरियल की जो सेल्स है ना वो ड्राई ना हो, सूखे ना, ठीक है. नाउ केयरफुली प्लेस अ क्लीन कवर स्लिप ऑन द मटेरियल. अब ध्यान से आपको उस मटेरियल के ऊपर कवर स्लिप लगाना है. एंड रिमूव द एक्सेस ग्लिसरीन फ्रॉम द एजेस ऑफ द कवर स्लिप यूजिंग ब्लॉटिंग पेपर. अब क्या करना है आपको, ब्लॉटिंग पेपर की मदद से जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन जो आपके साइडों से निकल कर आएगा, कवर स्लिप से बाहर निकल कर आएगा, उसे आपको ब्लॉटिंग पेपर से रिमूव कर देना है. ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड ड्रॉ व्हाट यू सी इन योर नोटबुक. आपको माइक्रोस्कोप के अंदर अपनी स्लाइड को ध्यान से देखना है और उसके बाद अपनी किताब में वो नोटबुक में आपके क्या करना है, नोट करना है या ड्रॉ करना है जो भी आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. What did you observe? आपने क्या देखा? You will observe a polygon shaped structure as shown in figure 2.4. बेटा जब आप लोग अपनी चिक को उसकी स्लाइड बना के जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे ना तो जनरली आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, इस तरीके के पॉलीगन्स जैसी शेप दिखाई देगी. These are chick cells which form the inner lining of our mouth. ये क्या है बेटा, ये है चिक सेल. ये आपके गालों के अंदर जो प्रेजेंट होती है ना, जो अंदर की जो लाइनिंग आपके मुंह की जो बनाते हैं सेल्स, ये उनके क्या है बेटा, आपकी फिगर है. What similarities and differences did you observe between the cells of onion peel in activity 2.2 and human chick cell in activity 2.3? क्या सिमिलैरिटीज देखने को आपको मिल रही हैं या क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं अगर आप ह्यूमन चिक में और अनियन पील की जो हम लोगों ने सेल्स देखी थी, इन दोनों के अंदर आपको क्या डिफरेंसेस देखने के लिए मिल रहे हैं? ज़रा एक बार हम लोग वापस से अपना अनियन सेल के पास जाते हैं. ज़रा बेटा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये देखिए, अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे भी. जनरली ये जो है ना हमारी, ये पर्टिकुलरली क्या है, ये जो सेल आपको दिखाई दे रही है ना, ये एक सेल है और ये जो बाहर वाली लेयर है ना, ये क्या है, इसकी सेल वॉल, ठीक है. आउटर में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पे एक तरीके की झिल्ली जैसी होती है, ठीक है बेटा, ये इसको कवर करके रखती है. ये क्या लाती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन. बीच में जो ये ब्लैक टाइप पॉइंट आपको जो फिगर जैसा पॉइंट आउट जो आप कर रहे हो, ये होता है आपका न्यूक्लियस. और जो बाकी का बचा हुआ स्पेस है, ये जो बाकी का बचा हुआ स्पेस है, ये क्या कहलाता है बेटा, आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है. ये तो था आपका अनियन सेल के बारे में. अब जरा ह्यूमन चिक की सेल के बारे में देखते हैं. इसमें हम लोगों को क्या क्या ऑब्जर्व हो रहा है. ये देखिए, आउटर वाली जो है ये क्या है आपकी बेटा, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. बीच में जो प्रेजेंट है ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म और मिडल में आपका क्या है बेटा, न्यूक्लियस, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. यू हैव ऑब्जर्व दैट सेल हैव 3 मेन पार्ट्स. आप ऑब्जर्व करेंगे कि किसी भी कोशिका के अंदर 3 मुख्य भाग होते हैं. द आउटर लेयर इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. जो बाहर वाली लेयर होती है उसे क्या बोला जाता है बेटा, उसे बोला जाता है सेल की मेम्ब्रेन. The round structure in the middle is the nucleus, which is also covered by a thin membrane. बेटा अंदर का जो मिडल के अंदर जो एक गोलाकार जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना, ये जो गोलाकार स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है जो कि एक पतली झिल्ली से कवर रहता है. जैसे ये जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा ना बेटा, तो सेल की तो अपनी मेम्ब्रेन है ही, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हो. ऐसे ही न्यूक्लियस की भी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है. द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज फिल्ड बाय साइटोप्लाज्म. इन दोनों के बीच का जो ये पोर्शन होता है ना बेटा, ये क्या होता है, ये होता है आपका साइटोप्लाज्म. These 3 cell membrane, cytoplasm and nucleus are the basic part of a cell. अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि जो सेल है, जो कोशिकाएं हैं, उनके बेसिक पार्ट्स क्या क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस.
Some cells like onion peel cells have an extra outer layer called the cell wall. कुछ सेल ऐसी भी होती है जिनके बाहर बेटा एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है, एक्स्ट्रा बाहर की मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है सेल की वॉल, यानी कि कोशिका की दीवार जैसा, या हिंदी में इसको कोशिका भित्ति भी बोलते हैं बेटा। अगर हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़े हुए होंगे तो मैं उन लोगों के लिए बता देती हूँ कि इसको बोलते हैं बेटा कोशिका भित्ति, ठीक है, सेल वॉल। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर इन अ सेल? इन सारे स्ट्रक्चर का सेल के अंदर, कोशिका के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं इनकी रिगार्डिंग? व्हाट फंक्शंस डू दे परफॉर्म, और ये क्या कार्य करते हैं? आर दीज फंक्शंस इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, क्या ये जो कार्य ये लोग कर रहे हैं, जो इसका जो सेल का जो काम है, क्या वो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्या वो लाइफ को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है? आगे बढ़ते हैं। द सेल मेम्ब्रेन एनक्लोज द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, ये जो सेल मेम्ब्रेन आप लोग देख रहे हो ना, ये किस किस चीज़ को अंदर लेकर रखती है? देखो इसके अंदर ही है ना आपका साइटोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियस इसके अंदर ही है। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट वन सेल फ्रॉम अनदर। क्या करती है बेटा, ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ना, ये एक सेल से दूसरी सेल को अलग करती है। इट इज पोरस एंड अलाउ द एंट्री ऑफ मटेरियल्स एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस एंड द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बेटा मैं, ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एनक्लोज करती है, अपने अंदर रखती है, और द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट वन सेल फ्रॉम अनदर, एक सेल से दूसरी सेल को अलग करती है। इट इज पोरस, ये कैसी होती है? ये थोड़ी सी बेटा दानेदार जैसी होती है, ठीक है, पोरस होती है। एंड अलाउज द एंट्री ऑफ मटेरियल एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस। जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में, हमारे जो लाइफ के अंदर जो बाकी सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं ना बेटा, हमारी बॉडी में जो सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, इनमें जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं उनको एंट्री करती है, उनको अलाउ करती है अंदर आने के लिए, और जो भी वेस्ट होता है उसको बाहर बॉडी से या सेल से बाहर करती है, ठीक है। तो जनरली आपको समझ आया होगा। इन शॉर्ट बता देती हूँ कि बेटा जो सेल मेम्ब्रेन होती है आपकी, एक तो वो एनक्लोज करती है, दूसरी चीज़ वो एक सेल से दूसरी सेल को अलग करती है, ये पोरस होती है, और ये जो भी चीज़ें काम की होती है उनको अंदर ले जाने में, और जो बेकार चीज़ होती है उसको सेल से बाहर करने में अहम भूमिका निभाती है। होप सो सभी को समझ आया होगा सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। साइटोप्लाज्म कंटेन अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड कंपाउंड्स। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है बेटा, बहुत सारे सेल्स के कंपोनेंट्स होते हैं और बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि हम लोग पहले 6 क्लास में पढ़ कर आए ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल सॉल्ट्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस टेक प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म। क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि कई सारी जो चीज़ें हैं ना, है ना, जो कई तरीके की जो जैव प्रक्रम है, यानी कई सारे जो लाइफ के प्रोसेसेस होते हैं, ये कहाँ पर होते हैं? ये जनरली साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। द न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटी दैट अकर विद इन द सेल। अब आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये सेल वॉल जो है, सेल मेम्ब्रेन है, इसका काम क्या होता है ना। फिर आप लोगों ने पढ़ा कि इसके बीच में ये जो पोरस है साइटोप्लाज्म, ये क्या करता है। अब हम लोगों ने इसके बीच में क्या देखा था, एक इस तरीके का गोल स्ट्रक्चर देखा था ना, जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे थे। इसका काम क्या होता है बेटा, जितनी भी एक्टिविटी सेल के अंदर होती हैं उन सबको रेगुलेट करता है आपका न्यूक्लियस। इसे जनरली हेड ऑफ द सेल भी बोला जाता है, ठीक है, हेड ऑफ द सेल। इट रेगुलेट्स ग्रोथ, और ये क्या करता है, ये वृद्धि को भी नियंत्रण करता है, ये ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है। कौन बेटा, आपका न्यूक्लियस। द सेल वॉल इन द प्लांट सेल प्रोवाइड रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। अब देखो बेटा, जो सेल वॉल होती है ना, ये जनरली किसके अंदर होती है? जनरली प्लांट्स के अंदर होती है। क्यों होती है प्लांट्स के अंदर? ध्यान से देखेंगे आप, जनरली जब किसी प्लांट को, किसी पत्ती को नीचे की ओर खींचते हो और छोड़ देते हो, तो वो वापस से प्लांट अपनी पोजीशन ले लेता है ना।
तो जो सेल वॉल होती है ना प्लांट के अंदर, वो क्या करती है, वो सेल्स को क्या प्रोवाइड कराती है बेटा, वो मजबूती देती है, वो दृढ़ता देती है, एक स्ट्रेंथ देती है प्लांट को, ठीक है। दिस इज वाई ऑल सेल्स आर अरेंज कम्पैक्टली विद ईच अदर एंड लुक फॉर मिनी स्ट्रक्चर। इसीलिए वो कैसी होती हैं, वो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली अच्छे से अरेंज होती हैं और एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करती हैं, ठीक है। तभी वो इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग क्या देता है, स्ट्रेंथ देती है और रिजिडिटी देती है, ठीक है, कठोरता और दृढ़ता प्रोवाइड करती है हमारे प्लांट्स को। अब एक और स्टेप आगे बढ़ाते हैं बेटा, देखते हैं जरा आगे क्या है। सेल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट हैव टाइनी रोड शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लास्टिड। बेटा जो सेल होती है ना, इनके अंदर एक टाइनी छोटा रोड जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा, जिसे आप बोलते हैं प्लास्टिड। Some plastids like chloroplast contain chlorophyll which make them green and helps in photosynthesis। क्या होता है बेटा, कुछ प्लास्टिड के अंदर ना क्लोरोप्लास्ट होता है। देखो बेटा आपको ना बहुत इजीली याद करने में आसानी होगी। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट एक तरीके की प्लास्टिड है, ठीक है। क्लोरो जो है ना बेटा आपका, यहाँ से आपको वर्ड पकड़ना है, इसी से बना हुआ है आपका क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल सभी ने समझा है ना। क्लोरोफिल क्या होता है, जनरली ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है, जो हेल्प करता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेस में, है ना, जिससे जो प्लांट्स है वो अपना खाना बना पाते हैं, है ना, अपने आप को न्यूट्रिशन दे पाते हैं। तो जनरली बच्चे आपको ध्यान रखना है कि जो ये क्लोरोफिल है ना, ये जनरली कहाँ से आया आपका, ये आया आपका क्लोरोप्लास्ट से, ठीक है। तो कुछ प्लास्टिड होती हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और वो अपने अंदर कंटेन करके रखती है क्लोरोफिल, जो कि किसी भी पर्टिकुलर प्लांट को ग्रीन बनाने में हेल्प करता है। और क्लोरोफिल है तो वो क्या करेगा बेटा, वो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भी हेल्प करता है। इन नॉन ग्रीन पार्ट्स, अब ऐसा तो नहीं है कि सारे पार्ट्स ग्रीन ही होते हैं प्लांट के अंदर, कुछ पार्ट बिना हरे भी नहीं होते। दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस। वो जो नॉन ग्रीन पार्ट है वो क्या करता है बेटा, वो सब्सटेंस को स्टोर करने में हेल्प करता है। प्लांट सेल ऑल्सो हैव अ लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस कॉल्ड अ वैक्यूल। आप लोग जरा नीचे की तरफ आएंगे तो जरा ध्यान से देखेंगे, ये है आपका एक एनिमल सेल, ठीक है, और ये है आपका बेटा एक प्लांट सेल। अब जरा ध्यान से एक चीज देखेंगे, ये देखो यहाँ पे एक आपको वैक्यूल जैसा नजर आ रहा है ना, क्या है, मैंने बताया अभी आपको, प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ा लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस होता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ खाली जैसी जगह छुटी हुई है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, जिसे बोलते हैं वैक्यूल, ठीक है। अब क्या ये एनिमल सेल में दिखाई दे रहा है, हमें तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो देखते हैं क्या है ये चीज, आगे बढ़ते हैं। दिस हेल्प्स द प्लांट सेल स्टोर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस, गेट रीड ऑफ वेस्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। ये वैक्यूल क्या हेल्प करता है बेटा, ये प्लांट सेल के अंदर स्टोरेज का काम करता है, जो वेस्ट है उसको बाहर निकालने का काम करता है, और सेल की शेप को मेंटेन करता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये स्ट्रेंथ और सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है हमारे प्लांट को, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, वैक्यूल्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट। वैक्यूल्स जनरली प्रेजेंट नहीं होते हैं। इफ प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट होते भी हैं तो दे आर यूजुअली स्मॉल। कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। सॉरी, दिस स्मॉल वैक्यूल्स स्टोर सर्टेन सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। ये जो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं ना बेटा, ये क्या होते हैं, जनरली कैसे होते हैं, जो भी अपने अंदर जो सब्सटेंस लेकर रखते हैं ना, वो क्या होता है, वो पानी के अंदर जनरली क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो ए सेल इज नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड, इट्स अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों से ये बोला जाए कि सेल क्या होते हैं तो आप बोलोगे कि जनरली कुछ नहीं होता है, एक जैसे बैग होता है पानी का, कुछ इस टाइप का होता है। नहीं, ये कैसा है बेटा, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये एक बहुत जटिल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कई सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, है ना, और ईच विद इट्स ओन स्पेशल फंक्शन टू अलाउ द सेल एंड इन टर्न द एंटायर ऑर्गेनिज्म टू वर्क। और यही क्या करते हैं, इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं ना सेल के अंदर, उनमें हेल्प करते हैं, और पर्टिकुलर जो हमारा ऑर्गेनिज्म होगा, जो भी जिसके अंदर ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो उन ऑर्गेनिज्म को काम करने में क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एक अच्छे, एक व्यवस्थित रूप से कोई बॉडी कैसे काम करती है, उनको सबसे ज़्यादा जो उनकी बॉडी में इम्पोर्टेंस रखते हैं वो कौन रखते हैं बेटा, सेल, ठीक है। तो देख लेते हैं ज़रा यहाँ पर थोड़ा सा फिगर।
मैंने बताया था आप लोगों को बेटा दो चीज़ ध्यान रखना है आपका कि प्लांट सेल के अंदर आप लोगों के क्या होती है बेटा, प्लास्टिड्स होती हैं और सेल वॉल होती है, ठीक है, जिसको मैंने बताया था इसको कोशिका भित्ति भी बोलते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन आपकी बेटा दोनों में प्रेजेंट होती है, एनिमल और प्लांट सेल में। न्यूक्लियस भी आपका दोनों में प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट अभी मैंने बताया था प्लास्टिड का एक टाइप है, तो ये आपका सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्म आपका जनरली एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रोवाइड होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका बेटा दोनों में होगा, ठीक है। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने भी यहाँ नहीं पढ़ी है, लेकिन आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप ये सारी चीज़ें भी समझते जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। We have now understood the basic structure of cell. अब हम लोग क्या कर चुके हैं बेटा, अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है ना। एंड वी नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट प्लांट एंड एनिमल सेल्स डिफर इन शेप एंड स्ट्रक्चर। और हम लोग ये भी समझ गए हैं कि जो प्लांट और एनिमल सेल्स हैं वो एक दूसरे से अलग होती हैं, शेप में भी और स्ट्रक्चर में भी। डू डिफरेंट एनिमल सेल्स ऑल्सो वेरी इन देयर शेप एंड स्ट्रक्चर। क्या जो जंतुओं की कोशिकाएं हैं, अलग अलग जंतु की जो कोशिकाएं हैं, क्या उनकी शेप और स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं? 2.1.1 वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं किसके बारे में, सेल्स के अलग अलग शेप और स्ट्रक्चर के बारे में। अब जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे बेटा आपको मज़ा आने लगेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपकी बॉडी से रिलेट करती हैं, तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं, ज़रा एक बार यहाँ साइड में देख लेते हैं बेटा। आपकी बॉडी के अंदर जो मसल सेल्स हैं, देखो उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, और आपकी बॉडी में ही नर्व सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं और उनका स्ट्रक्चर देखो बेटा बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। द मसल सेल एंड द नर्व सेल ऑफ अ ह्यूमन आर शोन इन फिगर्स 2.6a एंड b। देख लिया आप लोगों ने फिगर को, एक मसल सेल्स है और एक आपकी नर्व सेल्स है। अच्छा, हिंदी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा बता दूंगी। मसल सेल जनरली बेटा पेशीय कोशिका होती है, ठीक है, पेशी कोशिका जिसको आप बोल सकते हो, पेशी कोशिका। और आपकी नर्व सेल्स होती है बेटा तंत्रिका कोशिका, ये होती है आपकी तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तो आगे देखते हैं। What the similarities and different do you see in them? क्या आपको सिमिलैरिटीज नजर आ रही है इन दोनों के अंदर, और क्या आपको इनके अंदर डिफरेंस समझ आ रहा है? A muscle cell is shaped like a spindle while a nerve cell is very long and has branches. कैसी लग रही है बेटा आपको? ये वाली जो शेप होती है ना, ये ऐसे कुछ इस तरीके की जो शेप होती है ना बेटा, ये वाली जो शेप होती है इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप, है ना। जनरली इसको हिंदी में कुछ बोलते हैं कि कुछ तर्करूपी शेप इसको बोलते हैं, ठीक है, तर्करूपी शेप इनको बोलते हैं। मैं इधर लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं मेंशन करती हूँ। ये जो स्पिंडल शेप है ना, ये जनरली क्या है, ये आपकी तर्करूपी शेप होती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, क्या नजर आ रहा है आपको कि ये तो कुछ स्पिंडल शेप की है, लेकिन ये कैसी शेप है, ये तो कुछ इस तरीके से लग रहा है कि बहुत लंबी सी कोई शेल है और उसकी कुछ ब्रांचेस निकली हुई हैं, जैसे पेड़ की ब्रांच निकली होती है ना। यही देखने समझ आ रहा है। सिमिलरली सम सेल्स आर राउंड इन शेप वाइल अदर आर लॉन्ग एंड थिन। इसी तरीके से बेटा कुछ जो कोशिकाएं हैं वो राउंड शेप की भी हो सकती हैं, और कुछ पतली लंबी अलग अलग जो इनकी शेप्स है बेटा वो वेरी करती है। द नंबर ऑफ सेल ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और ऐसा भी है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो इनकी संख्याएं हैं वो भी वेरी करती हैं। वाई डू सेल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये जो कोशिकाएं हैं ये एक दूसरे से इतनी अलग क्यों दिखती हैं? Does the shape and structure of a cell relate to its function? क्या इनका जो शेप है, क्या इनका जो स्ट्रक्चर है, ये इनके काम से रिलेट करता है? तो देखते हैं आगे। The unique shape, size and structure of cells help them carry out their specific function. Yes, बेटा जो इनकी अलग अलग शेप है ना, जो इनका अलग अलग स्ट्रक्चर है, वो इनको अलग अलग काम करने में हेल्प करता है। But how do these cells help in performing various functions in the body? लेकिन कैसे कैसे ये अलग अलग फंक्शन कराने में ये जो सेल्स हैं ये इनकी कैसे मदद करती हैं? Let us find out. चलिए इसका पता करते हैं। You observed in activity 2.3, आपने 2.3 एक्टिविटी में ऑब्जर्व किया था क्या? That inner chick cells are thin and flat.
आपने देखा था ना बेटा, जो चिक सेल्स हम लोगों ने देखी थी वो कैसी थी, वो कुछ पॉलीगन शेप की थी, है ना, और इस तरीके से चपटी थी और पतली थी। दे परफॉर्म अ प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ द चीक। ये क्या करती है, ये आपके अंदर वाली जो गाल के अंदर वाली सतह है ना, इसको प्रोटेक्ट रखने का काम करती है, इसको सुरक्षा देने का काम करती है। नर्व सेल ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन्स। तंत्रिका कोशिका को क्या बोला जाता है बेटा, इनको न्यूरॉन बोला जाता है। और ये क्या करती हैं, कैरी मैसेजेस इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में क्या करती है बेटा, ये मैसेज को इधर उधर ले जाने का काम करती है, ठीक है। The elongated shape and branch structure help them reach different parts of the body and pass on message quickly. ये जो इनकी लंबी सी शेप है ना, और ये जो इनकी ब्रांच जैसा आपको दिखाई दिया था ना, ये क्या करती है, ये डिफरेंट पार्ट्स में, बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाने का और जल्दी जल्दी मैसेज पहुंचाने का काम करती है। सिमिलरली प्लांट सेल्स ऑल्सो शो वेरिएशन। ऐसा नहीं है कि एनिमल सेल के अंदर ही इस तरीके के अलग अलग टाइप के आपको वेरिएशन देखने को मिलते हैं, प्लांट सेल के अंदर भी आपको मिलते हैं, ठीक है। इन प्लांट्स टू सेल में बी रेक्टेंगुलर, इलोंगेटेड, ओवल और इवन ट्यूब लाइक। तो बेटा ऐसा है कि जो आपके प्लांट सेल है ना, जो आपकी पादप कोशिका है ना, उनके अंदर भी आपको डिफरेंट टाइप के शेप्स मिलती हैं। कुछ रेक्टेंगल शेप की होती हैं, कुछ लंबी खिंची होती हैं, कुछ गोलाकार अंडाकार होती है, या फिर कुछ ट्यूब जैसी भी, नली जैसी भी कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। Some plant cells form long tubes that help carry water throughout the plant. कुछ पादप कोशिका कैसी होती है, लंबी लंबी ट्यूब जैसी होती है, जो क्या करती है, जो पानी ले जाने का काम करती हैं पूरे प्लांट के अंदर। आगे बढ़ते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रेड 7। ग्रेड 7 में आप लोग पढ़कर आए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जिसने नहीं पढ़ा है वो जाके बेटा मेरी क्लासेस में देख सकता है और चेक कर सकता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। हमने देखा था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा पाचन तंत्र है, वो अलग अलग तरीके की कोशिकाओं से मिलकर बना है। अ ग्रुप ऑफ मसल सेल्स आर प्रेजेंट इन द फूड पाइप। कई तरीके की मसल सेल का जो ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, हमारे आहार नलिका में, है ना, जहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं ना, जो हमारा फूड पाइप होता है ना, यहाँ पे। These cells contract and relax in a wave-like manner, pushing the food down to the stomach. क्या होता है बेटा, जनरली देखो, जैसे ये जो आप लोगों का माउथ है ना, तो यहाँ से आपका इस तरीके से फूड पाइप जो आपका जाता है ना बेटा, तो ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे इस तरीके से खाना डाला और वो ऐसे फिसल के नीचे चला गया, नहीं। क्या होता है कि ये कुछ मूवमेंट बनाता है। कैसे, जहाँ पर आपका खाना होगा वहाँ से थोड़ा स्वेलो होगा और उसके बाद स्ट्रेट होता है, ठीक है। फिर जब ये खाना नीचे की तरफ जाता है तो वहाँ से ये थोड़ा सा स्वेलो हो जाता है और फिर बाकी का स्ट्रेट रहता है। फिर इसी तरीके से नीचे जब ये खाना जाता है तो वो स्वेलो हो जाता है, और ऐसे करके आपका जे लाइक पेट के अंदर ये खाना जाता है। तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, यानी कि जब आपके जो ये फूड पाइप है ना, जब ये क्या करता है, ये खिंचता है और वापस से रिलैक्स होता है, ये इस तरीके की जो ये मूवमेंट हो रही है ना बेटा, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फिर एक बार रिलैक्स हो रहा है, तो ये जो दोनों कंडीशन है ये मिलकर एक वेव जैसा पैटर्न बनाती है, एक वेव जैसा मैनर बनाती है ना। इस तरीके से वेव जैसा मैनर बना रही है ना, खाने को नीचे अपने पेट में धकेलने के लिए। इस मूवमेंट को क्या बोला जाता है बेटा, जनरली इस मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ये होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। This movement is possible because muscle cells are thin, flexible and spindle shape. ये मूवमेंट क्यों पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर जो मसल सेल्स है ना बेटा आपकी, वो पतली हैं, फ्लेक्सिबल है, आसानी से ऐसे मुड़ जाती हैं, है ना, और स्पिंडल शेप की होती है। और अभी स्पिंडल शेप हम लोग ऊपर देख कर आए हैं कैसी शेप होती है। द स्टमक ऑल्सो हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। इसी तरीके से आपके पेट के अंदर भी बेटा अलग अलग तरीके की कोशिकाएं होती हैं जो अलग अलग कार्य करती हैं। मसल सेल्स इन द स्टमक वॉल हेल्प चर्न द फूड। जो आपके पेट के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं ना, वो क्या करती हैं, वो आपके खाने को क्या करने में हेल्प करती हैं, चर्न करने में। चर्न मतलब जैसे आप बोल सकते हो कि चर्निंग प्रोसेस होता है ना, आप लोग दही मथते हो ना, जनरली जब मम्मी लस्सी वगैरह चलाती है ना तो क्या करती हैं, उसको मथती हैं, है ना, तो दैट इज चर्निंग प्रोसेस। तो आपके खाने को बहुत अच्छे से बिल्कुल एकदम पेस्ट जैसा बनाने में हेल्प करता है। Other cells in the inner lining of the stomach produce digestive juices and acid that help break down the food.
और बेटा और जो कोशिकाएं आपकी जो लाइनिंग प्रेजेंट होती है ना स्टमक की, है ना, ये देखो इधर फिगर के अंदर, ये जो आपकी स्टमक की जो लाइनिंग होती है ना, यहाँ पर आपकी क्या प्रेजेंट होती है बेटा, यहाँ पे आपके कुछ डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करने वाले कुछ, यहाँ से आपकी डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होते हैं और कुछ एसिड प्रोड्यूस होते हैं जो आपके खाने को फर्दर ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ऑल दीज सेल्स वर्क टुगेदर टू मेक डाइजेशन पॉसिबल, और ये सारी कोशिकाएं आपस में मिलके आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, जहां से आपका डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। होप सो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आया होगा। बेटा अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही है या आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को आपकी जो भी प्रॉब्लम है उनको मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर।